अच्छा जी, ये अब मॉडिफिकेशन की वीडियो आगे कंटिन्यूशन में मैंने आगे पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन पढ़ाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वो बीच में पावर पॉइंट मेरा रुक गया था और आधा क्वेश्चन उसी में ही रह गया। तो फिर मैंने वापसी वीडियो को कट करके अब नई वीडियो से वापसी क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं मॉडिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, जो अभी हमने चीज़ पढ़ी थी उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको पिछली चीज़ें भी, मतलब पिछली वर्किंग भी हो रही होगी, एक तरीके से नई वर्किंग भी हो रही होगी, तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाए। अच्छा, एन एंटिटी ग्रांट्स 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट 500 एम्प्लॉयज़। हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं और 100 ऑप्शंस है पर एम्प्लॉई है, ठीक है, और हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट दे रिमेन सर्विस इन सर्विस ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब हमारे पास ये सर्विस कंडीशन है पहली। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन इज 220। जो हमारे पास फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ग्रांट है वो हमारे पास है $20 की, ठीक है। $20 की फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट है, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर 150 एम्प्लॉई लीव, पहले साल में 50 लोग छोड़ के चले गए। एंड द एंटिटी एस्टिमेट दैट अ फर्दर 60 एम्प्लॉयज़ विल लीव ड्यूरिंग द ईयर 2 and 3। अच्छा, जो हम पिछले सवालों के अंदर, बल्कि मैंने आपको दोनों चीज़ ही पढ़ा दी थी कि एक कुछ क्वेश्चन में होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ के नंबर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कितने नंबर कितने एम्प्लॉयज़ 3 सालों तक रुकेंगे, मतलब वो 80% होता था हर साल, नहीं 75%, कभी 90, तो हर साल वो एक्सपेक्टेशन हमारी चेंज हो रही होती थी, तो वो हम डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ा था जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते थे, तो ये वही केस है। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ गिवन है जो छोड़ के जा चुके हैं और जिसकी एक्सपेक्टेशन है जो छोड़ के जाएंगे। तो हमें दोनों, जो छोड़ के जा चुके हैं और जो आगे छोड़ के जाने वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन दोनों कंसिडर करनी होगी while calculating our expense and equity। अच्छा, at the end of year 1 the entity reprices its share option because the share price has been fallen। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इन्होंने रीप्राइस कर दिया। क्या कर दिया? रीप्राइस कर दिया अपने शेयर ऑप्शन को, क्योंकि उनके शेयर की प्राइस गिर गई है मार्केट के अंदर। अब वो रीप्राइस अपना, अब शेयर ऑप्शन क्या है, जो इन्होंने अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, मतलब शेयर बेस पेमेंट या मतलब स्कीम जो इन्होंने दी है, अब उसको रीप्राइस कर रहे हैं। मतलब हमने पढ़ा था ना, जो एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर रहे होते हैं, कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं ताकि वो फेवरेबल बन जाए, ताकि वो एम्प्लॉई इससे बेनिफिट हासिल करे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना रीप्राइस कर रहे हैं शेयर ऑप्शन, ताकि वो बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉई हो जाए, ताकि वो आगे जाके उसको राइट को एक्सरसाइज करे। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉई, तो मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंटल वाली चीज़ आ रही होगी, मतलब हमें फर्दर इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू को स्प्रेड ओवर करना होगा रिमेनिंग दी वेस्टिंग पीरियड। द अदर वेस्टिंग कंडीशन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रीप्राइस शेयर ऑप्शन कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे वो टर्म्स को चेंज कर रहा है। और आगे क्या लिखा है, द अदर वेस्टिंग कंडीशन रिमेन अनचेंज, मतलब जो कंडीशन थी शेयर ऑप्शन से रिलेटेड वो अनचेंज ही रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें टर्म्स के अंदर खेलना है। एंड एट द डेट ऑफ रीप्राइसिंग, जिस दिन वो रीप्राइस करने जा रहा था उस दिन उसका जो ऑप्शन था, जो ऑप्शन दिए थे, उनकी फेयर वैल्यू थी $10। यहाँ पे लिखा हुआ है द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ओरिजिनल शेयर ऑप्शन ग्रांटेड before taking the repricing into account was $10 and the fair value of each repriced share option is $15। तो यहाँ पे हमें बिफोर रीप्राइसिंग भी दे दिया है और हमें आफ्टर रीप्राइस भी दे दिया, मतलब जो हमारे पास शेयर ऑप्शन था वो बिफोर रीप्राइसिंग उसकी वैल्यू जो चल रही थी वो 10 थी, और आफ्टर रीप्राइसिंग उन्होंने क्या कर दी, उसकी प्राइसिंग 15 कर दी। उन्होंने अपने फेयर वैल्यू ऑप्शन को बढ़ा दिया है ताकि वो बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय हो जाए।
यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल वाला केस अप्लाई करना होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2 फर्दर 30 एम्प्लॉयज़ लीव, मतलब 30 लोग और छोड़ के चले गए ईयर 2 में, और ईयर 3 में एंटिटी एस्टिमेट करती है कि 30 एम्प्लॉयज़ विल लीव ड्यूरिंग द ईयर 3, और ईयर 3 के अंदर वो 30 एम्प्लॉय भी लीव कर रही है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकग्नाइज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ द स्कीम। वो पूछ रहा है क्या अमाउंट रिकग्नाइज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पीएनएल और एसएफपी दोनों को कंसिडर करना होगा। मतलब पीएनएल में क्या एक्सपेंस जा रहा होगा और एसएफपी में क्या इक्विटी रिकॉर्ड करी होगी, वो दोनों चीज़ हमें 3 साल के अंदर बतानी है। तो हमें इसके अंदर 3 साल का इम्पैक्ट कंसिडर करना होगा। तो पहला ईयर तो देखो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो शेयर ऑप्शन जो हमारे पास जो रीप्राइस हुआ था शेयर ऑप्शन, वो हुआ था ईयर 1 के एंड पे। किधर हुआ था मेरे भाई, वो ईयर 1 के एंड में हुआ था। तो हमें जो कंसिडर करना होगा वो इन जो हमारे पास इंक्रीमेंटल वाली कैलकुलेशन आ रही होगी, या जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा होगा वो ईयर 2 ईयर 3 पे आ रहा होगा। ईयर 1 पे उसका कोई काम नहीं, तो हमारी जो ईयर 1 की कैलकुलेशन होगी वो एज पर नॉर्मल हो रही होगी। तो यहाँ पे पहले हम ईयर 1 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ईयर 1 की कैलकुलेशन हमने क्या पढ़ा था, हम एम्प्लॉयज़ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे पहले हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने थे, 500 थे। कितने छोड़ के जा चुके थे, 50। और एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई 60 एम्प्लॉयज़ इन ईयर 1 केस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इनके पास 60 एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन थी कि 60 लोग मज़ीद छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारे पास कितने लोग बचते, फिर 390 एम्प्लॉयज़। हमारे पास हर एम्प्लॉय के लिए कितने ऑप्शन थे, 100 थे। यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था। क्या फेयर वैल्यू भी हम क्या लेंगे, हम ओरिजिनल चीज़ के अंदर क्या लेते हैं, ओरिजिनल कैलकुलेशन के फेयर वैल्यू विद द डेट ऑफ ग्रांट। और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3, क्योंकि ये पूरे साल की, मतलब ये पूरे 3 साल की कैलकुलेशन निकाल के देते हैं। और हमें फॉर द ईयर 1 चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते पीएनएल, और यहाँ पे आ गया इक्विटी। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही होगी 390 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, वो आ रही होगी 2,60,000। कितनी आ रही होगी, हमारे पास 2,60,000 की हमारे पास अमाउंट आ रही होगी। और यही सिमिलरली चीज़ 2,60,000 पीएनएल में जा रही होगी, क्योंकि ईयर 1 से पहले कोई ईयर नहीं होता। अगर कोई ईयर होता, फॉर एग्जाम्पल हम ईयर 2 की कैलकुलेशन कर रहे होते और ईयर 1 का क्यूमुलेटिव होता, तो हम क्यूमुलेटिव में से ये फिगर माइनस करते, तो हमारे पास पीएनएल का एक्सपेंस आ जाता। तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, ईयर 1 के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये एज पर नॉर्मल कैलकुलेशन, एज पर नॉर्मल कैलकुलेट हो रहा होगा। अब चेंजेस आती है ईयर 2 के अंदर। किसमें चेंजेस आती है, अब ईयर 2 के अंदर चेंजेस आती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रीप्राइस किया था शेयर ऑप्शन को। ठीक है, अब रीप्राइस किया था, तो सबसे पहले हम ईयर 2 का एज पर नॉर्मल निकाल लेते। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, एज पर ओरिजिनल कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए थी, वो निकाल लेते पहले। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था अभी पीछे कि हमें जब इंक्रीमेंटल वाला केस आएगा, तो हमारी जो ओरिजिनल एक्सपेंस बुक हो रहा होगा वो एज पर नॉर्मल होगा, और जो इन्होंने रीप्राइस किया होगा बाद में शेयर ऑप्शन को, उसका इफेक्ट हम इंक्रीमेंटल ले रहे होंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा होगा, जो कि उसके बढ़ने के बाद होगा। अगर सिर्फ हम वो वाली कैलकुलेशन कंसिडर कर रहे होंगे, दैट इज इंक्रीमेंटल, तो हमारा जो पिछला जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल बिफोर एंड आफ्टर रीप्राइसिंग ऑफ शेयर ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर सिर्फ हम वो कंसिडर कर रहे होंगे, तो बिफोर रीप्राइसिंग वाला इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, जो कि हम ओरिजिनल इम्पैक्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो हमें ओरिजिनल का इम्पैक्ट एज पर नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, और इंक्रीमेंटल हम बाद में उसका इफेक्ट निकाल रहे होंगे, जो कि डिफरेंस बिटवीन बिफोर रीप्राइसिंग एंड आफ्टर रीप्राइसिंग होगा। तो हमारा एज पर ओरिजिनल क्या होता है, सिमिलरली वही कैलकुलेशन होती है। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ थे, 500 एम्प्लॉयज़ थे। ईयर 1 में कितने जो छोड़ के जा चुके थे, 50। ईयर 2 में कितने छोड़ के जा चुके थे, 30 एम्प्लॉयज़ हमारे छोड़ के जा चुके थे, वो यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, और फर्दर एक्सपेक्टेशन थी 30 छोड़ के चले आएंगे। तो हमारे पास 30 लोग जा चुके हैं छोड़ के, मजीद ईयर 2 में 30 की एक्सपेक्टेशन है, तो वही मजीद 390 पे हमारी कैलकुलेशन आ गई। 390 इंटू 100 इंटू 20, यह भी एट द रेट ऑफ ग्रांट फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये एज पर ओरिजिनल कैलकुलेशन हो रही है। हमें कितने सालों का चाहिए, 2 सालों का। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 390 इंटू 100 इंटू 20 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आ रहा है 5,20,000 की फिगर। ये वाली फिगर क्यूमुलेटिव है, जो कि इक्विटी में जाएगी, और उसमें से पिछला अमाउंट 2,60,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास वापसी 2,60,000 आ जाएगा, जो कि पीएनएल में जा रहा होगा एज एन एक्सपेंस। अब
जो नई चीज़ आ रही है वो आ रही है इंक्रीमेंटल। अब मैं यहाँ पे अभी इसका ईयर 2 का इंक्रीमेंटल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिफोर रीप्राइसिंग क्या थी हमारे पास, बिफोर रीप्राइसिंग थी हमारे पास 10, और आफ्टर रीप्राइसिंग हमारे पास क्या वैल्यू हो गई है 15। तो हमारी जो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है वो कितने से बढ़ गई है, $5 से। अच्छा, अब शायद कुछ बच्चे नेगेटिव साइन से कंफ्यूज हो जाए कि भाई नेगेटिव, क्योंकि इक्विटी का ऑप्शन है, इक्विटी क्रेडिट होती है तो ये नेगेटिव साइन है। अगर आप लोगों को सिमिलरली उल्टी कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि पहले आप ले लें आफ्टर रीप्राइसिंग जो कि 15 हो गई है, और बिफोर ले लें, तो आपके पास एक पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। मतलब इतने से हमारा ऑप्शन का फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑप्शन बढ़ गई है। तो हमें ये जो फिगर आ रही है, ये आ रहा है हमारे पास इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। अब ये जो फिगर होगी ये हमें बाकी सालों पे जो रिमेनिंग पीरियड है जो कि 2 साल है, कितने साल है, 2 साल, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 हुआ है, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 हुआ है तो हमारे पास अब 2 साल रह जाते हैं, जो कि ईयर 2 और ईयर 3। तो जो भी हमारे पास $5 पे इम्पैक्ट आ रहा होगा वो स्प्रेड होगा 2 सालों पे, ठीक है। तो फॉर इंक्रीमेंटल हमारे पास देखिए एम्प्लॉयज़ तो सेम रहेंगे, क्योंकि जो एलिजिबल हैं एम्प्लॉयज़ वो 390 रहेंगे, क्योंकि देखो 50 ईयर 1 में जाके छोड़ के चले गए थे, 30 ईयर 2 में छोड़ के जा चुके थे, और अब 30 मजीद हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हम कंसिडर करते हैं, तो वो भी 390 के अंदर, मतलब ऑल टुगेदर बन रही है हमारी फिगर 390 पे। तो 390 एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है, और कितने ऑप्शन मिल रहे थे उनको, 100 मिल रहे थे। अब चेंजेस 2 चीज़ों में आ रही है, एक तो 5 जो कि हमारी अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल है। पहले हम यहाँ पर एज पर नॉर्मल लेते थे ग्रांड डेट पे, अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल इफेक्ट के लिए जो हमने फिगर निकाली है यहाँ पे, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। और सिमिलरली क्योंकि हमने पढ़ा था ये जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट आएगा ये स्प्रेड होगा ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो यहाँ पे हम 1/3 नहीं ले रहे होंगे, यहाँ पे ले रहे होंगे हम 2 सालों का इम्पैक्ट, क्योंकि ये ईयर 2 और ईयर 3 पे आएगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये ईयर 1 पे मॉडिफाई ऑल्टर हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 97,500। तो यही चीज़ हमारे पास इक्विटी में जा रही होगी, और यही चीज़ हमारे पास पीएनएल में जा रही होगी 97,500, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंटल वाली चीज़ अब फॉर द ईयर 1 है अभी, तो उसके पहले कोई साल नहीं था। मतलब ये जो पिछला हमने ईयर 1 किया था ये एज पर ओरिजिनल था। यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटल, मतलब ईयर 2 के लिए जो इंक्रीमेंटल किया ये फॉर द फर्स्ट टाइम किया, मतलब इससे पहले कोई नहीं किया था। तो मतलब इससे पहले कोई भी क्यूमुलेटिव फिगर अवेलेबल नहीं है। ये जो 520 की फिगर है ईयर 2 पे या 260 की फिगर है, ये एज पर ओरिजिनल है। इंक्रीमेंटल के लिए पहली दफ़ा किया तो यही सिर्फ एक्सपेंस, और यही फिगर हमारी इक्विटी में जा रही हो। अब फॉर द ईयर 3 हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम करेंगे एज पर ओरिजिनल। तो एज पर ओरिजिनल हमारे पास वही चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी। कितने लोग हमारे पास छोड़ के जा चुके थे, 50, ईयर 2 में 30 छोड़ दिया, और ईयर 3 में भी 30 लोगों ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे 390 ही एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं वापसी। 390 इंटू कितने ऑप्शन मिल रहे थे, 100 मिल रहे थे, क्या फेयर वैल्यू थी, 20 थी। अब यहाँ पे आप 1 ले लें या 3/3 ले लें, क्या ले लें आप, यहाँ पे 1 ले लें या 3/3 ले लें, बात एक ही आएगी, क्योंकि पूरे तीनों सालों का हमें निकाल के दे देगा। तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 7,80,000 रुपये। ये इक्विटी में जाएगी, और इससे पहले हमारे पास जो फिगर थी वो 5,20,000 आई थी। 7,80,000 माइनस 5,20,000 करेंगे तो हमारे पास 2,60,000 रुपये का एक्सपेंस पीएनएल में जा रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो कि भाई बार बार 2,60,000 ही क्यों आ रहे थे। हमने जो आज तक पिछली कैलकुलेशन की थी वो तो हर साल अमाउंट चेंज हो रहा होता था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कंसिडर करनी है कि भाई यहाँ पे हर दफ़ा एम्प्लॉयज़ नंबर सेम ही आ रहा है 390, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक लोग छोड़ के गए थे। तो हमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयज़ हर साल 390 आ रहे हैं, इसलिए फिगर 2,60,000 की आ रही है। अच्छा, अब फॉर द ईयर 3 हमें इंक्रीमेंटल वाली चीज़ पढ़नी है। फॉर द ईयर 3 हमें इंक्रीमेंटल वाली चीज़ पढ़नी। तो इंक्रीमेंटल के लिए भी जो एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है वो 30 रहेंगे, क्योंकि जो लोग छोड़ के जा चुके वो छोड़ के जा चुके। इन सब के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल थे,
$100 के 100 ऑप्शन हर एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल थे। और क्या इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू थी? $5 की इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू थी। अब हम 2/2 लिखें या कुछ भी ना लिखें तो बात एक ही है, क्योंकि 2/2 भी करेंगे 1 आएगा, या 1 लिखेंगे तो वो भी आएगा। 390 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 1,95,000 की, जो कि इक्विटी में जारी होगी, क्योंकि इससे पहले पिछले साल ईयर 1 अवेलेबल था। तो हमें पीएनएल को फाइंड करने के लिए वो पिछला एक्सपेंस जो कि हमारे पास है 97,500 का, वो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, इसमें से अब 1,95,000 में से माइनस करेंगे 97,500, तो हमारे पास फॉर द ईयर 2 भी जो एक्सपेंस आ रहा होगा वो 97,500 का आ रहा होगा। और फॉर द ईयर 3 भी जो हमारे पास एक्सपेंस आ रहा होगा वो 97,500 का आ रहा होगा। तो आपको उसमें क्या चीज़ कंसिडर करनी है? देखें, हुआ क्या था, उन्होंने रीप्राइस किया था। रीप्राइस क्या किया था? अपने शेयर ऑप्शन को किया था, जिसकी वजह से उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई। और फेयर वैल्यू बढ़ गई 10 से 15 हो गई, तो मतलब एक ये चीज़ फेवरेबल हो गई फॉर दी एम्प्लॉयज़, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने शेयर्स को एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसकी उन्होंने फेयर वैल्यू बढ़ा दी है बाय रीप्राइसिंग द शेयर। तो हमारे पास जो भी इम्पैक्ट आ रहा होगा, जिसकी वजह से जो भी फेयर वैल्यू बढ़ी है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द बिफोर रिप्राइसिंग एंड आफ्टर रिप्राइसिंग, जो भी इंक्रीमेंटल इफेक्ट आएगा उसको हमें स्प्रेड करना होगा ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। और जो हमारा ओरिजिनल एक्सपेंस बुक होता था वो होगा एज पर नॉर्मल जो बुक होता था वो वैसे ही हो रहा होगा। अच्छा, अब हमने इस चीज़ के अंदर क्या बात पढ़ी? हमने इस चीज़ के अंदर अभी अब मॉडिफिकेशन के रिलेटेड हम लोगों ने अभी चीज़ें कवर की। अब एक और चीज़ इसके अंदर जो आती है वो आती है कैंसिलेशन से रिलेटेड। मतलब एंटिटी क्या करता है, जो उन्होंने वेस्टिंग राइट या वेस्टिंग ऑप्शन दिया था एम्प्लॉयज़ को, वो उसको कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? वो उसको कैंसिल कर देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं कैंसिलेशन। अब एंटिटी क्या कर सकती है? एंटिटी उसको कैंसिल कर सकती है, और या तो बिल्कुल कैंसिल कर देती है, मतलब ख़त्म। जो चीज़ उन्होंने शेयर ऑप्शन दे रहे थे वो बिल्कुल अब दे ही नहीं रहे, ख़त्म, सिले से कुछ भी नहीं दे रहे, बस उन्होंने बोल दिया हमें आज से स्कीम ख़त्म करनी, तो बिल्कुल ख़त्म। एक तो कैंसिल हो रहा होता है, या बोलते हैं यार चलो आज हम कैंसिल करके आपकी जो भी अमाउंट बनती है उसको सेटल कर देते हैं। अब वो सेटल एट दी फेयर वैल्यू भी हो सकता है और अबव दी फेयर वैल्यू भी हो सकता है। डिफरेंट सिनेरियोज है, अब डिपेंड करता है क्या चीज़ हो रही है। अब डिपेंड करता है क्या सिनेरियोज हैं, क्या कंडीशन है, क्यों एंटिटी उसको कैंसिल कर रही है, वो डिपेंडिंग ऑन दी एंटिटी वेरी करता है। अब वो डिपेंड करता है हर एंटिटी पे कि किस रीज़न से वो कैंसिल कर रहा है। हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हमें इसकी फर्दर कैलकुलेशन या उसको फर्दर एज पर स्टैंडर्ड कैसे डील कर रहा होगा अगर एंटिटी ने वो शेयर बेस्ड पेमेंट कैंसिल कर दी है। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे ईयर 0 था, ये आपके पास ईयर 1 था, या आपके पास ईयर 2 था, या आपके पास यहाँ तक ईयर 5 था। एंटिटी ने बोला था कि आप 5 साल रुक जाएं हमारे पास। कितने साल रुक जाएं? आप हमारे पास 5 साल रुक जाएं, मतलब कि सर्विस कंडीशन है 5 ईयर्स रुकने का। 5 साल रुक जाए तो हम आपको एक्स अमाउंट हम आपको एस पर शेयर दे देंगे, या आप इतने 5 साल रुके तो हम आपको शेयर ऑप्शन दे दें, जो आके आप 5 सालों बाद एक्सरसाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ईयर 0 से लेके ईयर 1 पे जो अमाउंट बनती थी वो हमने ऐसे एस पर जो हम कैलकुलेशन करते थे वो हमने रिकग्नाइज कर लिया। शेयर बेस पेमेंट राइट $10 एक्सपेंस डेबिट, $10 क्रेडिट। सिमिलरली ईयर 2 के अंदर भी हमने पीएनएल डेबिट कर लिया 10 से, और शेयर बेस पेमेंट क्रेडिट कर दिया। शेयर बेस पेमेंट राइट क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमें 5 साल बाद 50 एम्प्लॉई है, 50 हमारे पास ओवरऑल जो एक्सपेंस बनता है वो 50 बनता है। हमने ईयर 1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो जिस तरह हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ईयर 2 पे हुआ क्या? एंटिटी बोलती है कि भाई जो भी हम लोगों ने आपको शेयर ऑप्शन दिए थे वो हम आज आपको कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं।
अब एक तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था सर्विस कंडीशन के अंदर, जो समरी मैंने पढ़ाई थी कि हमें हर साल देखने होते हैं कि कितने लोग वेस्ट करेंगे, कितने लोग वेस्ट करेंगे, कितने लोग वेस्ट करेंगे। मैं 3 दफ़ा ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें हर साल ये हमारी चेंज हो रहा होता था। और जहाँ पे सर्विस कंडीशन जिस साल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट हमारी अगर सर्विस कंडीशन मीट नहीं हो रही होती थी, तो हमने पढ़ा था कि अगर कंडीशन मीट नहीं हुई तो हमारे पास जो भी हमने आज तक अपना एक्सपेंस चार्ज किया था वो डायरेक्टली हम उसको पीएनएल के अंदर वापसी क्रेडिट कर दें। क्या करते हैं, पीएनएल के अंदर वापसी क्रेडिट कर दें। तो कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ एम्प्लॉयर्स या एंटिटी होता क्या है, वो ड्यूरिंग द ईयर 1 ईयर 2 अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। एक तरीके से उन्होंने अपना प्रॉफिट भी कम कर दिया और बाद में जब उनको प्रॉफिट बढ़ाना होता है ईयर 3 पे आके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। तो एक तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है। तो स्टैंडर्ड इस पर कहता है कि जब भी कैंसिलेशन हो रही हो उसी वक्त आपको क्या करनी है, एक्सिलरेशन। क्या करनी है आपको उसी वक्त, क्या करनी है, एक्सिलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि वेन एवर कैंसिलेशन इज बीइंग डन, एक्सिलरेशन इज ऑल्सो डन। मतलब कि जो भी आपको ईयर 2 के बाद 5 साल का एक्सपेंस जो 3 साल का रह गया है वो आप लिखते, अपने 3 सालों में वो एक्सपेंस लिखते। जिस दिन आप वो कैंसिल कर रहे हैं तो वो 3 सालों का एक्सपेंस आपको लिखना चाहिए था क्योंकि वो स्कीम पर था। तो आपको उसी दिन, जिस दिन आप कैंसिल कर रहे हैं अपनी स्कीम, उसी दिन वो 3 सालों का एक्सपेंस जो रह गया वो आपको वापसी लिखना होगा अपने पीएनएल के अंदर, ताकि आपको एक तरीके से पनिशमेंट मिले, एक तरीके से आपको मैनिपुलेशन से रोका जाए। क्योंकि अब वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वो 30 एक तो जो 30 रिमेनिंग रह गया था पीरियड या एक्सपेंस, और जो अभी तक हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने कहाँ गया, एक तो ये इसका माउस मुसीबत है। यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 20 का लिख लिया है। अब ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमने सर्विस कंडीशन में पढ़ा था अगर वो नहीं मीट होता तो हम क्या करेंगे, 20 से क्रेडिट कर देंगे और अपना शेयर बेस पेमेंट जो अभी तक लिखा था उसको वापसी डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये लोग ये कर रहे होते थे। मतलब अगर कैंसिल कर दी तो ये वाली ट्रीटमेंट होती, वो अपना सारा जो अभी तक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होता वो अपना पीएनएल में लेके जाते। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है तो आपको ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में जो बाद में 10 लिखना था, टोटल 30 का एक्सपेंस जो आप लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि आपने कैंसिल कर दिए, वो आज आपको ईयर 2 में लिखना पड़ेगा ताकि आपको एक तरीके से पनिशमेंट मिले। मतलब एक्सेलरेशन कैसे होगी, जो 3 सालों का एक्सपेंस जो अब नहीं बुक हो रहा, जो कि होना चाहिए था एज पर स्कीम, क्योंकि वो कैंसिल हो गई है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आज की तारीख में आपको भले कैंसिल आपने कर दी, लेकिन जो 3 सालों का एक्सपेंस आपको बुक करना चाहिए था वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एट द ईयर टू एंड, जिस दिन आपने कैंसिलेशन की है। तो एक तरीके से ये आपके लिए पनिशमेंट है ताकि आपका जो भी रिमेनिंग एक्सपेंस है वो इमीडिएटली बुक हो जाए। क्या हो जाए, इमीडिएटली बुक हो जाए। तो मैं इसकी जो बात है वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अच्छा तो मैं आगे लिख रहा हूँ। इफ द कैंसिलेशन और सेटलमेंट, अभी सेटलमेंट हमने भी सिर्फ कैंसिलेशन पढ़ा, अभी सेटलमेंट बाकी है। इफ द कैंसिलेशन और सेटलमेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड the entity immediately recognizes the amount that would have been recognized for services received over the vesting period, that is an acceleration of vesting। तो आपको क्या करना है, जो भी रिमेनिंग एक्सपेंस रह गया होगा वो आपको बुक करना पड़ेगा ताकि आपके लिए एक पनिशमेंट ट्रीट हो रही हो।
अच्छा, अब जहाँ कैंसिलेशन हो रही है, जो भी हमने बात पढ़ी, और यहाँ पे अगर सेटलमेंट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, अगर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रही मतलब कोई एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं दे रहे, मतलब कि आप लोगों का जो हमने वादा किया था वो कुछ भी नहीं है आपके तो मुताबिक, आज हम लोगों ने स्कीम कैंसिल कर दी, तो जो भी आपसे रिलेटेड आपने जो भी सर्विसेज की थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब वो एम्प्लॉयज़ को कुछ भी एज सेटलमेंट नहीं दे रहे, कुछ भी उनको एज अ बेनिफिट, कुछ भी एज अ बेनिफिट या उन्होंने जो भी आज तक काम किया था उससे रिलेटेड जो भी उनकी अमाउंट बनती वो भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिरे से कुछ भी नहीं दे रहे। तो इन दिस केस ये कैंसिलेशन हो रही है एंड विदाउट एनी सेटलमेंट हो रही है। तो अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है, तो इन दिस केस आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर ऑल शेयर बेस पेमेंट इन रिटेन अर्निंग। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप, रिटेन अर्निंग में। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, रिटेन अर्निंग में। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखिए सर्विस कंडीशन के अंदर अगर हमने पढ़ा था कि अगर वो रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड सर्विस कंडीशन मीट नहीं हो रही तो हम उसको रिवर्स कहाँ करते थे, हम उसको रिवर्स करते थे पीएनएल के अंदर। कहाँ रिवर्स करते थे, पीएनएल के अंदर। जो भी हमने आज तक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था वो हम पीएनएल में रिकॉर्ड वापसी रिवर्स पीएनएल में कर देते। लेकिन अब सिनेरियो क्या है, देखिए अगर वो कोई सेटलमेंट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो सेटलमेंट नहीं कर रहे, एक तो वो सेटलमेंट भी नहीं कर रहे और ऊपर से अगर वो पीएनएल के अंदर ले जाए तो उनको डबल बेनिफिट है एम्प्लॉयर को, क्योंकि ना वो कोई एम्प्लॉयर को उनकी वो बेनिफिट दे रहे हैं जो उन्होंने आज तक काम किया था, ना उसका कोई सिला दे रहे, और बाद में वापसी अपना जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था वो एज एन इनकम वापसी पीएनएल में रिवर्स करे। तो ये बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर है, वो एक तरीके से बिल्कुल पूरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है आपको कि जो भी आपका रिवर्स होगा ना, फिर इन दिस केस अगर आपने सेटलमेंट नहीं की तो आपको पीएनएल में ले जाने की इजाज़त नहीं है, आपको क्या करना होगा, इसको रिटेन अर्निंग में लेके जाना होगा। मतलब आप क्या करेंगे, एस बी पी डेबिट करेंगे और आप अपनी रिटेन अर्निंग क्रेडिट करेंगे, ना कि पीएनएल। आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो आप सेटलमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सेटलमेंट आप कर रहे हैं तो ही आपके पास राइट है, तो आप पीएनएल में लेके जाएं, क्योंकि आप एक तो जाहिर है एक्सेलरेशन का एक्सपेंस भी अपने पास बुक कर रहे हैं, तो आपको एक इजाज़त है कि फिर आपको उसको पीएनएल में लेके जाना चाहिए। तो अभी हमने क्या बात पढ़ी, हमने पढ़ी कैंसिलेशन विदाउट सेटलमेंट। अब विद सेटलमेंट वाला केस है, कैंसिलेशन विद सेटलमेंट। अब इधर क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, आप अपनी ही कंपनी की शेयर, मतलब अभी शेयर्स इशू नहीं हुए लेकिन इसको कहते हैं कि एज अ ट्रेजरी शेयर ट्रीट होते हैं, मतलब कि आप अपनी कंपनी के वापसी बाय बैक कर रहे हैं शेयर्स। क्या कर रहे हैं आप, इसको फॉर एग्जांपल से समझने के लिए समझे, इट इज़ ट्रीटेड लाइक ट्रेजरी शेयर। ट्रेजरी शेयर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, क्योंकि आप लोगों ने F9 पढ़ा होगा, दायरा इसमें पढ़ते हैं कि ट्रेजरी शेयर वो होते हैं जो कि कंपनी अपने वापसी बाय बैक कर रही होती है। मतलब ट्रेजरी शेयर बाइंग बैक योर ओन शेयर्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रेजरी शेयर्स की एग्जांपल देखें, वो कंपनी एक तरीके से सेटलमेंट दे रही होती है, मतलब जो उनके पास ऑप्शन था एम्प्लॉयज़ के पास एक्सरसाइज करने का, उनके पास एक ऑप्शन था वो एक्सरसाइज करते जाके, तो वो उनको आज सेटल कर रहे हैं, यार चलो आज हम अपनी स्कीम तो कैंसिल कर रहे हैं, हम आपको एक तरीके से सेटलमेंट दे रहे हैं। तो मतलब उनसे वो वापसी ऑप्शन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापसी ऑप्शन खरीद रहे हैं जो उनको पिछले सालों में मिले थे, जो उनको पिछले साल में ऑप्शन मिले थे वो वापसी उनको खरीद रहे हैं बाय मेकिंग अ सेटलमेंट। तो एक तरीके से वो अपने शेयर्स तो नहीं है, खैर वो शेयर ऑप्शंस हैं, लेकिन एक तरीके से ट्रेजरी शेयर की एग्जांपल है, क्योंकि वो ट्रेजरी शेयर में होता क्या है, कंपनी अपने बायबैक शेयर्स कर रही होती है, अपने खुद के शेयर वापसी खरीद रही है। इसी तरह यहाँ पे शेयर ऑप्शन वापसी अपने एम्प्लॉय से खरीद रहे हैं बाय मेकिंग देम अ सेटलमेंट। तो अगर इसमें जो सेटलमेंट मिल रही है एम्प्लॉयज़ को एज पर दी फेयर वैल्यू है, तो यहाँ पर तो कोई एज सच कोई कैलकुलेशन, मतलब कि वो नॉर्मली आपकी जो ट्रीट होता है शेयर बेस पेमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, वो नॉर्मल एज पर हो रहा होगा। मतलब अगर एनी पेमेंट इज बीइंग मेड, एनी पेमेंट इज
made to employees up to the fair value of the equity, up to the fair value of the equity instrument granted at cancellation or settlement date is accounted for as a deduction from equity। मतलब कि अगर उनको जो भी उनके पास शेयर ऑप्शन था, उनकी जो आज फेयर वैल्यू है, जिस दिन उन्होंने कैंसिल किया है या सेटलमेंट कर रहे हैं, जो दिन उनकी शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है, उसी पे उनको उसी फेयर वैल्यू पे सेटलमेंट मिल रही है, उतने ही पैसे मिल रहे हैं, तो वो एज़ पर नॉर्मल डिडक्ट होगा उनकी एक्विटी से। जो भी उन्होंने शेयर बेस पेमेंट लिखा था उसी में से डिडक्ट हो रहा होगा, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही होगी आपके पास। चेंज कब आता है? यहाँ पे चेंज आता है जब एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज इन एक्सेस। यहाँ पे क्या होता है, फिर एम्प्लॉयज बोलते हैं भाई अब तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी तरफ से कैंसिल कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही कैंसिल कर रहे हैं अपनी स्कीम को, अपने शेयर ऑप्शंस को, अपनी ही बात को आप खुद कैंसिल कर रहे हैं, तो हम उतने में सेटलमेंट नहीं करेंगे, हमें और पैसे चाहिए। हमें क्या चाहिए? और पैसे चाहिए। हमें जो आज शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर एंटिटी उनको above the fair value of the option, that is in excess of the fair value of the option दे रही होती है। तो any payment made to employees in excess of the fair value, in excess of the fair value of the option granted at the cancellation or settlement date is accounted for an expense in profit and loss। क्योंकि यहाँ पे ये अबव द फेयर वैल्यू दे रहे हैं। अगर वो नॉर्मल दे रहे होते ना तो उनकी वो शेयर बेस्ड पेमेंट से, मतलब जो उन्होंने जितना रिकॉर्ड किया था वो उसमें से चलो डेबिट कर दिया, अपनी इक्विटी जितनी रिकॉर्ड की थी उसमें डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे इनको मज़ीद पैसे देने पड़ रहे हैं उनको सेटल करने के लिए। तो जो भी अमाउंट अबव दी इक्विटी जितनी इन्होंने रिकॉर्ड की थी उससे अबव पे कर रहे हैं, तो वो एज एन एक्सपेंस है फॉर एन एम्प्लॉयर, क्योंकि उनको अबव दी जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था उससे अबव देना पड़ रहा है, तो वो एक मज़ीद एक्सपेंस है एम्प्लॉयर के लिए। तो वो अबव दी अमाउंट जो होगी वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो रही होगी और वो पीएनएल के अंदर चार्ज हो रही होगी। यहाँ तक हमारी सेटलमेंट की बात है। अब एक क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि हमें ये चीज़ कैसे डील करनी होगी। अच्छा जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है जो अभी हमने बात पढ़ी है, कैंसिलेशन और सेटलमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब एन एंटिटी इंट्रोड्यूस एन इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर इट्स 5 डायरेक्टर्स। कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने डायरेक्टर्स है? 5 डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, क्या टर्म्स है? अंडर द टर्म्स ऑफ स्कीम the entity will grant 100 option to each director if they remain in employment for 3 years। यहाँ पे क्या है, हमारे पास सर्विस कंडीशन है, एक तो 3 साल आपको रुकना है और हर एम्प्लॉई को या हर डायरेक्टर को 1000 ऑप्शन पर एम्प्लॉई या पर डायरेक्टर मिल रहे होंगे। All 5 directors are expected to stay
फॉर 3 ईयर्स। और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, मतलब कोई एम्प्लॉयज़ लीव नहीं करेगा या कोई डायरेक्टर लीव नहीं करेगा इन 3 सालों में, और पूरे के पूरे 5 डायरेक्टर रुकेंगे 3 सालों तक। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन एट द ग्रांट डेट हमारे पास दे दिए इन्होंने $8। सही है। अब सवाल क्या है मज़ीद आगे, ऑन 30 जून 2001, मतलब 1.5 साल बाद एंटिटी ने डिसाइड किया है टू बेस इट शेयर बेस पेमेंट स्कीम ऑन द प्रॉफिट टारगेट इंस्टेड, मतलब सर्विस कंडीशन से छोड़ के अब आप जा रहे हैं परफॉर्मेंस कंडीशन पर। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया गया इट देयरफॉर कैंसिल द एग्जिस्टिंग स्कीम, क्योंकि वो अपना क्या कर रहे हैं, वो अपना जो कंडीशन है वो चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमने सर्विस कंडीशन पहले बनाई थी कि इन डायरेक्टर, अगर ये 3 डायरेक्टर हमारे 5 डायरेक्टर 3 सालों तक रुक गए तो इन्हें हम शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे, अपने इनके पास शेयर ऑप्शन राइट है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, 1.5 साल बाद इनको ख्याल आया यार सर्विस कंडीशन नहीं, अब हमें क्या, हम इनकी जो कंडीशन है या जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट हमने इनको दिया है, अब इनको हम परफॉर्मेंस कंडीशन पे ले आते हैं। किस पे ले आते हैं, परफॉर्मेंस कंडीशन पे ले आते हैं, जो कि नॉन परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन है, दैट इज़ प्रॉफिट टारगेट। इसीलिए जो इनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो आज हम जो एग्जिस्टिंग इनकी स्कीम है जो कि सर्विस कंडीशन पे बेस थी, वो आज हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये इनका खुलासा है बात का। इट देयरफॉर कैंसिल द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑन 30 जून 2001 इट पेड कंपनसेशन ऑफ $10 पर ऑप्शन। इन्होंने क्या किया है, कंपनसेट किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपनसेट किया है, मतलब ये विद सेटलमेंट वाली बात है। पर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट 5 डायरेक्टर, द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है 30 जून 2009 वॉज $9। अब यहाँ पे देखें, आपका दिमाग चलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जो उस दिन जब सेटलमेंट की है उस दिन जो ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू थी ना वो $9 थी। कितनी थी, $9 थी। और जो इन्होंने कंपनसेट किया है ना, उनको वो किया है बाय पेइंग दी $10 अमाउंट, मतलब यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल एक्सपेंस या इंक्रीमेंटल अमाउंट दी है उन्होंने $1 की अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस पर हमें डील करना होगा, ये चीज़ अभी हमें कंसिडर करनी होगी व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन भी करना है भाई, इन्होंने क्या बोले, एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशंस हाउ द कैंसलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। इन्होंने सवाल किया है कि हमें ईयर 31 दिसंबर 2001 के अंदर कैसे अकाउंट फॉर होगा, क्या होगा, कैसे अकाउंट फॉर होगा। अब इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि 2001 के अंदर कितना एक्सपेंस जाना चाहिए, फिर 31 दिसंबर 2001 के अंदर कितना एक्सपेंस। इन्होंने डायरेक्ट हमसे पूछा कि हमें 2001 के अंदर इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो हमने अभी क्या बात पढ़ी थी, जब कैंसिलेशन हो रही होगी, क्या हो रही होगी, जब कैंसिलेशन हो रही होगी तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो हमें एक्सेलरेशन करने के लिए पहले अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना कि ईयर 1 में कितना चार्ज हो गया और कितना चार्ज बाकी 2 सालों में, रिमेनिंग 2 सालों में कितना होना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया क्योंकि अभी वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हमें वो 2 साल को एक्सपेंस जो नहीं हुआ वो आज हमें एक्सेलरेट करना होगा एट दी कैंसिलेशन डेट। तो हम इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे भाई, क्योंकि आज शेयर ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, दिस मीन्स कि जो भी एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था आगे के सालों में वो अब रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आज कैंसिल हो रहा है। तो जो भी एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड हो रहा कैंसिलेशन की वजह से, वो आज हम रिकॉर्ड करेंगे एज पर स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ईयर 1 की फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन होती थी वो कैसे होती थी, क्या होती थी भाई, हम क्या करते थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने ऑप्शन मिलने थे इनको, कितने क्या फेयर वैल्यू थी रेट ऑफ ग्रांट, और हम क्या करते थे, कितने सालों का भाई 1 से लेके 3 तक, हम यही करते थे। तो हम देखो, अगर हम 1/3 नहीं करें तो हम क्या बोलते थे, यार ये पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यार, ये पूरे 3 साल का एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि इन्हें 3 सालों में जाके 3 साल बाद मिलना है, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो हम इसको
डिवाइड बाय 1/3 इसलिए करते थे तो ताकि वो फॉर द ईयर 1 एक्सपेंस आ जाए। हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी थी अभी तक। तो अगर अभी इसको पहले मैं आपको एक अमाउंट बताता हूँ जो कि इसको कंसिडर नहीं करते हुए, मतलब ये बगैर कंसिडर किए 5 × 1000 × 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंस टोटल 40,000 रुपये का। ये वो एक्सपेंस है जो कि पूरे 3 सालों में रिकॉर्ड होता। कितने सालों में? पूरे 3 सालों में। और हम इसको क्या करते थे, डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, ताकि वो फॉर द ईयर 1 आ जाए। क्या आ जाए? फॉर द ईयर 1। तो हम जो हमारे पास ये अमाउंट आती थी वो आएगी अब 113,333। तो क्योंकि अब ये पूछ रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1, तो मतलब कि ये जो अमाउंट अभी आ रही है हमारे पास वो आ रही है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 20x0, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी को दिया था। तो ये जो अमाउंट आती, मतलब ये वाली अमाउंट हम अपनी बुक्स के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे, मतलब कि P&L डेबिट 1333 और SBP राइट क्रेडिट कर चुके होंगे हम। सही है, ऐसे ही है बिल्कुल। अब क्योंकि ये बीच में ऑन 30 जून इन्होंने ख़त्म कर दी है, तो इस दिन अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा रिमेनिंग एक्सपेंस रहता है जो कि आएगा हमारे पास 26,667। कितना आएगा? 26,667, जो कि हमें रिमेनिंग पीरियड में एलोकेट या रिकग्नाइज करना था, दैट इज़ फॉर ईयर 2 एंड 3। वो अब हमें एक्सेलरेट करना होगा ईयर 31 दिसंबर 2000x1 के अंदर, क्योंकि आज हमने कैंसिलेशन कर दी है, अपनी स्कीम कैंसिल कर दी है। तो ये हमारे पास जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट हमारा एक्सेलरेशन का है। तो दिस अमाउंट विल बी फॉर एक्सेलरेशन। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? हम बनाएंगे अपनी P&L डेबिट 2667 और इक्विटी या शेयर बेस्ड पेमेंट राइट कर दें या इक्विटी लिख दें, आप कुछ भी लिख दें, वो क्रेडिट कर देंगे। आज हम अपनी बुक्स के अंदर इसको पूरा आज के टाइम में रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया? अभी तक कैंसिलेशन तक कर दी। सवाल में क्या है? एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ द कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट शुड बी अकाउंटेड। तो हमने अभी तक कैंसिलेशन वाला पार्ट कर लिया है अभी तक, क्योंकि कैंसिलेशन हुई है तो हमने उनको एक्सेलरेशन करके दिखा दी। अब हमें आना है सेटलमेंट वाले पार्ट पे। क्या आना है हमें? अब आना है हमें सेटलमेंट वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट अबव द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन हो रही है एट द ग्रांट डेट। क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है अबव द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द ग्रांट डेट, तो हमें यहाँ पे मज़ीद एक्सपेंस जो कि P&L में जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। आप अपने पास ये पिक्चर ले लें, क्योंकि आगे कुछ पेज आगे पीछे हो गए थे, तो मुझे इसको आगे वाले पेजेस पे लेके जाना पड़ेगा, या आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। या तो मैं इसको कॉपी करके चेक कर लेता हूँ। अगर ये कॉपी हो जाए, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अगर ये कॉपी हो रहा हो चलो भाई, कॉपी हो गई, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं कैंसिल सेटलमेंट वाले पार्ट पे। अब देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, जब इन्होंने जो सेटलमेंट की थी, सेटलमेंट की थी वो की है $10 पे, और उस दिन जो सेटलमेंट करने वाले दिन जो उनकी फेयर वैल्यू ऑफ दी ऑप्शन थी वो थी $9। कितनी थी? $9। तो इन्होंने अबव दी फेयर वैल्यू पे की है। तो एनी पेमेंट मेड इन कंपनसेशन फॉर द कैंसिलेशन, एनी पेमेंट मेड इन द कंपनसेशन या मेड इन सेटलमेंट फॉर द कैंसिलेशन अप टू द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, वो हमारे पास एज पर नॉर्मल जो हमने इतना इक्विटी रिकॉर्ड किया था उसके लिए वो उससे मतलब क्या कहते हैं, वो उससे ट्रांसफ़र होगा।
मतलब इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट जो हमने आज तक रिकॉर्ड कर लिया था वो उससे अमाउंट जा रहा होगा, मतलब इक्विटी हमारा डेबिट हो रहा होगा। जो भी पेमेंट इन एक्सेस हो रही होगी वो फिर हमारे पास एज एन एक्सपेंस रिकग्नाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपनसेशन जो की है, जो हम लोगों ने कंपनसेशन की है अबव द फेयर वैल्यू है, वो हमारे पास कितनी है कि भाई हम लोगों ने कितने की सेटलमेंट की है, 10 की, और उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी, 9 की। तो हमने उनको पर एम्प्लॉई पर ऑप्शन $1 की एक्सेस कंपनसेशन की है। कितनी कंपनसेशन की है? $1 की एक्सेस कंपनसेशन की है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी ये हमें गौर करना है। मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ मेन चीज़ है वो करके दिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी अब कंपनसेशन हो रही होगी वो इक्विटी से हो रही होगी। किससे कंपनसेशन हो रही होगी? इक्विटी से हो रही होगी। तो जो भी हमने इक्विटी बुक करी थी इनके लिए वो कितनी बुक करी थी मेरे भाई? 5 डायरेक्टर्स होंगे, 1000 ऑप्शन से इनके पास, और इनकी फेयर वैल्यू थी $9 की। कितनी फेयर वैल्यू थी इनकी? $9 की एट द डेट ऑफ कैंसलेशन। तो इनकी अमाउंट कितनी बनती है? 1000 इंटू 5 इंटू 9, वो बनती है 45,000। और जो हमने इनको सेटलमेंट की है, हमने क्या की है? इनको सेटलमेंट की है, वो की है $10 पे। हर 5 एम्प्लॉय को उनके हर ऑप्शन पे 1000 ऑप्शन पे 10 इंटू 5 इंटू 1000। तो हमने जो इनको कंपनसेशन की है वो की है 50,000 की। वो हमने की है कितनी की? 50,000 रुपये की। तो एनी डिफरेंस वो आ रहा है किसका? 5,000 का। किसका आ रहा है? 45,000 का। और जो कंपनसेशन की है 5,000 का। कितना आ रहा है? 5,000 का। ज़ाहिर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ रहा है ना 5,000। तो ये जो भी अबव द सेटलमेंट ऑफ एक्सपेंस है, या जो एनी सेटलमेंट अबव द फेयर वैल्यू द डेट ऑफ कैंसलेशन या सेटलमेंट है, जो भी अबव द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू है, इससे अबव जो है वो हमारे पास जाएगा P&L में एज एन एक्सपेंस। कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा एज एन एक्सपेंस। जो भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक्विटी रिकॉर्ड की थी वो उससे ख़त्म हो जाएगा आपके पास। जो भी उनसे रिलेटेड एक्विटी होगी, क्योंकि वो एट द डेट ऑफ कैंसलेशन उनकी जो फेयर वैल्यू है $9 है, तो उससे जो अमाउंट है वो तो हमारी डेबिट हो गई। हमारी एक्विटी क्या हो गई? यहाँ पे डेबिट हो गई। हमने पे कितना कर दिया उनको? 50,000। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो एज एन एक्सपेंस जाएगा P&L के अंदर, जो कि है 5,000 रुपये। वरना तो आप यहाँ पर भी नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि हमने पढ़ा था 10 की सेटलमेंट की, ये 9 की फेयर वैल्यू थी, तो कितना हमारे पास आ रहा है? $1 का अमाउंट है। अब हर ऑप्शन पे हम $1 उनको ज़्यादा दे रहे होंगे। कितने एम्प्लॉयज़ को दे रहे होंगे? 5,000। तो जब भी 5,000 एक नॉर्मल एक्सपेंस अगर कभी पूछ ले डायरेक्ट P&L में अमाउंट कितनी जाएगी एज एन इंक्रीमेंटल एक्सपेंस, तो वो 5,000 जाएगा। वो ऐसे बता सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू IFRS 2 जो कि है मॉडिफिकेशन, आपकी कैंसिलेशन, वो तो कवर हो गई। अब आपके पास एक चीज़ रह जाती है कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट, और कुछ डिस्क्लोजर्स हैं वो पढ़ने हैं हमें, और ग्रुप शेयर बेस पेमेंट तो मैं आपको कंसोलिडेशन के साथ ही कराऊंगा। ये चीज़ें आपकी 2 से 3 चीज़ें मुश्किल से रहती हैं जो कि कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट से रिलेटेड है। तो वो इंशाल्लाह आगे जाके जल्दी वो भी मैं
जल्दी बना दूंगा 1-2 दिन में वीडियो। यहाँ तक बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, उसको गो थ्रू कर लें और ख़ुद से भी कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके मगज़ या दिमाग के अंदर बात आ जाए।